स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। सो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले ही 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने तीनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने आखिरी टॉपिक समझा था, वो तमिलकम क्षेत्र की बात की थी, जिसमें चोल, चेल और पांड्य, जो कि दक्षिणी भारत में ये जो 3 साम्राज्य का विकास हुआ था उसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, आज अगर आप एनसीईआरटी टॉपिक की बात करें, टॉपिक नंबर आप एनसीईआरटी बुक में देख पाएंगे। टॉपिक नंबर है 4.2 दैविक राजा। इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुषाण शासकों की बात करने वाले हैं। कुषाण शासकों ने क्या किया था, अपने आप को ना देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई थी। देवतुल्य मतलब देवताओं के समान अपने आप को दिखाने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई थी, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, कुषाण शासक एक तरीके से मध्य एशिया से लेके जो हमारे पश्चिमी उत्तर भारत है ना, विशेषकर पश्चिमी उत्तर भारत जो है वहाँ पे शासन किया था। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये इनके शासन का समय काल है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के विशेष जो स्रोत है उसमें आप अभिलेख बता सकते हैं, बहुत सारे साहित्यिक जो ग्रंथ थे इनके काल के, या फिर इन्होंने जो बहुत सारे सिक्के बनवाए थे या इनके द्वारा बनवाई गई जो मूर्तियाँ हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया था, अपने आप को ना देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, पहली नीति तो ये अपनाई कि भाई इन्होंने विशालकाय मूर्तियां बनवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब इतनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई इन्होंने, जैसे कि आप एक मूर्ति का आप चित्र भी देख सकते हैं, इसका वैसे सर कटा हुआ है। और ये मूर्ति जो है एक तरीके से कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था कनिष्क, उसकी मूर्ति है ये। ठीक है, तो पहली नीति इन्होंने क्या अपनाई, अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई। जैसे कि उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश में मथुरा के माट नामक स्थान से इनकी विशालकाय मूर्तियां मिली थी। और इसके अलावा अफगानिस्तान के कुछ स्थल है, वहाँ से भी इनकी विशालकाय मूर्तियाँ पाई गई थी, जो इस बात को दर्शाता है कि इन्होंने देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को अपनी विशालकाय मूर्तियाँ बनवाई थी। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि भाई ये क्या करते थे, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। ठीक है, देवपुत्र की उपाधि का इस्तेमाल किया था अपने आप को देवताओं के समान दिखाने के लिए। इसमें उन्होंने क्या किया कि भाई अपने नाम के आगे ना देवपुत्र की उपाधि लगाई। और ये ऐसा क्यों करते थे, तो ऐसा ये चीनी शासकों से, जो चीन के जो राजा थे ना, उनसे प्रभावित होकर किया करते थे। क्योंकि जो चीन के राजा थे वो अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे। कौन सी उपाधि लगाते थे, स्वर्गपुत्र की। तो उनसे प्रभावित होकर ऐसा कुषाण वंश के राजा किया करते थे। दोस्तों, उसके बाद इसी टॉपिक में गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत भी बता रखे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भारत में जो सबसे शक्तिशाली, जो पहला सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो विकसित हुआ था वो मौर्य वंश था। मौर्य के बाद जो एक अखंड भारत, मतलब एक तरीके से भारत पे शासन करने वाले जो शक्तिशाली शासक हुए, उसमें हम गुप्त वंश के राजाओं का नाम लेते हैं। ठीक है, गुप्त एक वंश का नाम है। ठीक है, अब इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कि आप इसमें साहित्यिक स्रोत बता सकते हैं, इसमें आप अभिलेख बता सकते हैं, इनके द्वारा बनाए गए जो सिक्के हैं उनसे हम इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन जो स्रोत है ना वो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अब ये प्रयाग प्रशस्ति है क्या, देखिए प्रशस्ति का मतलब होता है जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। और प्रयाग में आपको बता दूं, प्रयाग एक जगह का नाम है, प्रयागराज है ना, बनारस। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसा स्रोत है जिससे कि हम गुप्त वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में ना समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अब गुप्त वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ना वो समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा स्तंभ है। ठीक है, उस पर बहुत सारी चीजें समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है, तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, पुराने समय में राजा महाराजा क्या करते थे, अपने राजकवि रखा करते थे जो कि उनके बारे में लिखा करते थे, कविताएं लिखते थे, कुछ कहानियां लिखते थे। तो हरिसेन उनका समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बता रखी थी जो मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों, एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 5 है बदलता हुआ देहात, जिसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं जनता में राजा की छवि। एनसीईआरटी टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यार जब हम प्राचीन समय काल की बात कर रहे हैं तो प्राचीन समय काल में जनता में राजा की छवि कैसे थी। ठीक है, क्या ये जो राजा थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे,
या फिर बुरे हुआ करते थे, किस टाइप के राजा हुआ करते थे। ठीक है, जनता जो प्रजा है वो अपने राजा के बारे में क्या सोच रखती थी उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ना एक कहानी के रूप में मतलब समझाया गया, जैसे कि जातक और पंचतंत्र जैसे बहुत सारे ग्रंथ है जिससे कुछ कहानियाँ ली गई है जिसके माध्यम से आपको जनता में जो राजा की छवि थी उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें जातक से ली गई एक कहानी का वर्णन किया गया है कि भाई एक राजा है जो क्या कर ये जानना चाहता है कि उसकी जो प्रजा है ना, मतलब उसके जो आम नागरिक है उसके बारे में क्या सोच रखती है। तो राजा क्या करता है, भेष बदल लेता है और लोगों के पास जाता है। ठीक है, भेष बदल के जा रहा है, राजा है लेकिन भेष बदल रखा है। तो वो भेष बदल के लोगों के पास गया, लोगों से पूछा कि भाई आपका राजा कैसा है। तो जो लोग थे, आम नागरिक थे, उन्होंने बोला कि भाई हमारा राजा जो है हमारे लिए कुछ नहीं करता है, बुरा भला कहा, कुछ ने गालियाँ दी। ठीक है, बोला कि भाई जो रात के समय चोर डाकू हमारे सामान को लूटते हैं, हमारे घर को लूटते हैं, हमारा राजा हमारे लिए कुछ नहीं करता है। दिन के समय कर अधिकारी आते हैं, टैक्स वसूलने आते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स हमसे वसूलते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, मतलब बहुत सारी बुराइयाँ राजा के बारे में की। ठीक है, तो ये कहानी क्या दर्शाता है कि ये कहानी दर्शाता है कि उस समय जनता में राजा की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी। ठीक है, अब हर बार ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे राजा अच्छे भी हुआ करते थे। यहाँ पे जो कहानी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो जनता में राजा की छवि थी वो बहुत ही खराब थी। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे इस स्टोरी से कि उस समय जनता में राजा की छवि कैसी थी। और इसका मेन कारण ये था कि राजा क्या करते थे, अपनी प्रजाजन से बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे। अब टैक्स ज़्यादातर कृषि से टैक्स वसूला जाता था, खेतों पे टैक्स लगा, मतलब कृषि से जो फसल उगता था उस पे, उसी के माध्यम से किसान क्या कर पाते थे, टैक्स दे पाते थे। तो जब टैक्स की रकम इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी तो किसानों ने क्या किया, अब उपज बढ़ाने के नए तौर तरीके ढूंढने स्टार्ट कर दिए कि किस तरीके से वो अपने उपज को बढ़ा सकते हैं। तो किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान, जो कि हमारे चैप्टर का समय काल है, इस समय उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे, अब हम उसकी बात करते हैं। उपज बढ़ाने के लिए जो पहला तरीका जिसका इस्तेमाल किया जाता था वो था लोहे के नोकीले फाल वाले हलों का प्रयोग, या लोहे के हलों का प्रयोग आप बता सकते हैं। तो लोहे के हलों का प्रयोग, क्योंकि आपको पता है कि लोहे का इस्तेमाल 600 ईसा पूर्व के आसपास ही भारतीय इतिहास में होता है। तो इस समय में लोहे के नोकीले फाल वाले हलों के माध्यम से क्या हुआ, खेतों की जुताई की जाने लगी थी। आप हल का जो है एक चित्र भी आप देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाके में अभी भी बहुत सारी जगह पे हलों का इस्तेमाल होता है, लोहे के हलों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो विशेषकर गंगा और कावेरी नदी के घाटियों के आसपास क्या हुआ, लोहे के हलों वाले जो मतलब हल है उसका इस्तेमाल किया जाने लग गया था। और विशेषकर जहाँ पे वर्षा अधिक होती थी वहाँ पे धान की रुपाई की जाने लग गई थी। ठीक है, गंगा घाटी के आसपास धान को रोपा जाने लग गया था और इसके लिए किसानों को कमर तोड़ भी मेहनत करनी होती थी। लेकिन इससे क्या हुआ कि उपज में तेज़ी से वृद्धि हुई। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बताएंगे, कुदाल का प्रयोग। अब कुदाल क्या होता है, कुदाल को भी आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि यार हलों का इस्तेमाल ना पहाड़ी इलाके पे नहीं हो सकता, पहाड़ी इलाकों में नहीं हो सकता था। ठीक है, ये केवल समतल इलाकों के लिए उपयोगी था हल। लेकिन कुदाल एक ऐसा सोर्स था, एक तरीके से ऐसा स्रोत था जिसका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में भी हो सकता था। तो पहाड़ी इलाके के लोगों ने क्या किया, कुदाल का प्रयोग करके खेती करना शुरू कर दिया और इससे भी उपज में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे, सिंचाई के साधनों का निर्माण किया गया। ठीक है, विशेषकर जमींदार और जो पूंजीपति लोग थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार के सिंचाई के साधनों का निर्माण करवाया। जैसे कि कुओं का निर्माण करवाया गया, तालाबों का निर्माण करवाया गया, बहुत सारे नहरें खुदवाई गई, है ना। अब कुछ तो भाई एक तरीके से कृत्रिम साधन भी होते थे, कुछ लोग मतलब एक तरीके से प्राकृतिक साधन भी थे सिंचाई के। ठीक है, तो सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके भी क्या हुआ, खेती में वृद्धि हुई। आखिर में बात कर लेते हैं कि भाई ये खेती के नए तौर तरीकों का जब इस्तेमाल किया गया तो उसका प्रभाव क्या रहा। देखो, प्रभाव की अगर हम बात करें तो इससे क्या हुआ यार, ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा विविधताएं आ गई। विविधताएं कैसे आ गई, तो भाई खेती का ये जो नए तौर तरीकों है इसका इस्तेमाल करके कुछ लोग तो भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग गरीब ही रह गए। इससे क्या हुआ, भेदभाव में वृद्धि हो गई। दोस्तों अब हम भूमिदान की बात कर लेते हैं। भूमिदान होता क्या है, देखिए भूमिदान का मतलब है जमीन का दान करना, भूमि का दान करना। पुराने समय में बहुत सारे राजा महाराजा या जमींदार है वो क्या करते थे, भूमि का दान किया करते थे। अब भूमिदान करने के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से राजा महाराजा भूमिदान किया करते थे। तो यार देखो, भूमिदान करवाने का मेन पर्पस हो सकता था कि भाई मंदिर का निर्माण करवाना होता था या फिर किसी धार्मिक संस्था का निर्माण करवाना होता था तो भूमिदान किया करते थे। इसके अलावा कृषि का विस्तार करना होता था, कृषि को बढ़ावा देना होता था तो भी राजा महाराजा क्या करते थे, भूमिदान किया करते थे। इसके अलावा एक और भाई कारण यह था कि राजा अपना समर्थन जुटाने के लिए भी क्या करता था, भूमिदान करता था। जब लगता था राजा को कि भाई बहुत सारे लोग उसके विरुद्ध हो रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहे हैं, उससे नाराज हो रहे हैं, तो उस समय भी राजा क्या करता था, भूमिदान करके अपना समर्थन जुटाता था। तो ये भूमिदान करने के कारण हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्रभावती गुप्त
जो नाम की राजकुमारी कह सकते हैं आप, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, प्रभावती गुप्त, उसका नाम याद रखना है, ठीक है। प्रभावती गुप्त जो है उसने क्या किया था, भूमि दान किया था। अब देखो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, संस्कृत धार्मिक ग्रंथ है, उसमें ये कहा गया है कि पुरुष ही भूमि दान कर सकते हैं, स्त्रियों को भूमि दान करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भूमि दान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, मैं आपको बता देना चाहूँगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय है कौन। तो यहाँ पे आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे गुप्त वंश के शासक है ये, गुप्त वंश के जो पहले शासक हुए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसने भूमिदान किया था। और इसका जो विवाह है वो वाकाटक वंश का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन। इनकी जो शादी है वो रुद्रसेन के साथ संपन्न की गई थी, बट कुछ समय बाद ही क्या होता है, रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जितने भी मतलब राजपाट है उसको प्रभावती गुप्त ही संभालती है और भूमिदान भी करती है, ठीक है। लेकिन भूमिदान करने का अधिकार किसको था, केवल पुरुषों को ही था, जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था। लेकिन इसने महिला होते हुए भी क्या किया था, भूमिदान किया था। तो एक तरीके से ये क्या था, धर्मशास्त्र के नियम के विरुद्ध था, ठीक। ये चीज़ आप प्रभावती गुप्त के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में जितने टॉपिक समझाने थे मैंने आपको समझा दिए, बाकी बचे जो टॉपिक है आपको पार्ट 5 में समझाया जाएगा, जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी चैप्टर के ऊपर, और उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो यार, ठीक है। बाकी मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।